हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर को हम डिस्कस करेंगे। ये सैंपल पेपर जो है बहुत ही खास होने वाला है आपको, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और इसको समझने की कोशिश करिए। एक एक करके क्वेश्चन को समझेंगे, आखिरकार उसका आंसर क्यों हुआ और उसको हम कैसे समझ सकते हैं, पूरा का पूरा हम यहाँ पे डिटेल्स में जानेंगे। तो पहला प्रश्न को लेते हैं। सेक्शन ए में जो है 1 से लेकर 16 तक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हालांकि हम लोग इस वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को ही देखने वाले हैं और अगले वीडियो में हम फिर इसका आगे वाला पार्ट देखने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई P, Q and R in the following बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन दिया हुआ है, लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये इस तरह से आपको दिया हुआ है। इसमें आपको बैलेंस कर लेना है। बैलेंस करने का मतलब क्या है, जो आगे में जो नंबर दिया हुआ है देखिए इस प्रकार से। तो आगे में क्या नंबर दिया है, यहाँ पे एक P है, ध्यान रखिए P, और इसमें क्या दिया है आपको Q दिया हुआ है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है R। वो आपको बोला है P Q R में आप कौन सा नंबर बिठाएंगे तो पूरा का पूरा रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समझने के लिए यहाँ पर आएंगे और ये जो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे पी क्यू आर था। ये पी क्यू आर को मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, एलिमिनेट कर देता हूँ। देखिए अब हम पहला ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन में क्या है आपको 2 4 यानी कि पी के जगह में 2 और Q के जगह में 2 और R के जगह में 4 रखेंगे तो बैलेंस होगा कि नहीं होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। इस इक्वेशन में यहाँ पे हमने 2 रखा, ओके, ये जगह में भी 2 रखा जहां पे Q लिखा था और जहां पे R लिखा था उसके जगह में हम लोग 4 लिखते हैं। अब चेक करते हैं कि ये हमारा बैलेंस हुआ है कि नहीं हुआ। ओके, रिएक्टेंट साइड में देखिए, सबसे पहले रिएक्टेंट साइड मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसमें लेड कितना है 2 है। लेड कितना हो जाएगा आपका, लेड हो जाएगा 2, ये 2 है लेड, ओके, लेड आपका 2 हो गया। इस साइड में भी कितना है 2 है, देखिए यहाँ पे भी 2 है, लेड हमारा बैलेंस हो गया। दूसरा नाइट्रोजन कितना होगा यहाँ पे, इसमें देखिए नाइट्रोजन कितना है आपका, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हो गया है ना, ये आगे का 2, 2 इंटू 2 4, यहाँ पे नाइट्रोजन 4 हो गया। इस साइड में भी नाइट्रोजन कितना है, यहाँ पे 4 आगे लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन 4, दोनों साइड में नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन भी हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे O के पीछे में 3 लिखा है, बाहर में 2 है, 3 इंटू 2 6 और यहाँ पे 2 है, यानी कि 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है 12, तो इस साइड में देखिए 12 है कि नहीं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसमें इसमें कितना है 2 इंटू 4 8 ऑक्सीजन है, तो 2 और 8 हो गया 10 और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, टोटल कितना हुआ 12। दैट मीन्स पहला जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। तो इस प्रकार से आप चेक करके ऑप्शन ए को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, ये भी ध्यान देने वाला बात है। दूसरा क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द गिवन कोड्स। तो आपको कोड दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मैं क्या करूंगा ना, आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा। आपको सारा का सारा ऑप्शन मिलाने की जरूरत नहीं है, एक दो अगर आपने यहाँ पे पता चल गया तो आप आंसर निकाल सकते हैं। तो पहला देखिए, ए मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड फॉर्म करने वाला जो मेटल है, एक तो है जिंक और एक है एल्यूमिनियम। तो इसमें हमारे इसका क्या हो जाएगा, एक का हमको मिल गया और एक मिनिमम और एक ढूंढ लीजिए, यानी कि मैक्सिमम अगर आप 2 ढूंढ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा। द मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम, ये है गैलियम। चलिए इतना ही आपको पता है, मान लीजिए 2 ही इंफॉर्मेशन आपको पता है। अब 2 इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 2 इंफॉर्मेशन से आंसर। तो ए में क्या दिया है, ए का 2, ठीक है, आपने हमने क्या देखा, ए का 3 है। ए का 3 कहाँ है, देखिए ए का 3 यहाँ पे है और ए का 3 क्या है, डी में है। तो ये दोनों को हम काट देंगे, ये दोनों को किसको किसको काट देंगे, ये दोनों को हम लोग काट देंगे, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि हमने देखा है ए का साथ किसके साथ मैच कराना है, 3 के साथ। तो ए का जो 3 है यहाँ पे है और यहाँ पे, बस 2 जगह में है। ठीक है, तो अभी 2 नंबर क्या है, मेटल विच मेल्ट व्हेन केप्ट ऑन आवर आर्म, आवर पाम, पाम में रखेंगे तो बी का कितना है 1, तो बी का 1 कहाँ है, देखिए ये बी है ना, बी का 1 कहाँ पे है, ये दोनों को बी और डी को चेक करिए। बी में बी का 1 दिया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने केवल 2 ऑप्शन को चेक किया, ए और बी को चेक किया और इसमें से हमको पता चल गया है कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, डी, बी होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सी में जो है, जो सी आपका ऑप्शन है, सी मेटल डेट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो उसका ऑप्शन क्या होगा 4, ये मैग्नेंस। ठीक है, उसके बाद ए मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये है गोल्ड। ठीक है, इसका क्या होने वाला है 2 होने वाला है, डी का 2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस 2 ऑप्शन को आप ध्यान से देख के आप पता लगा सकते हैं। 3 वाला
3 वाला इसको नहीं करेंगे क्योंकि फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट बोल के लिखा है, तो इसको हम नहीं करेंगे। अब आते हैं 4 नंबर वाला, बहुत ध्यान से देखिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, 4 नंबर वाला क्वेश्चन को देखिए, एन एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न द फेनैप्थलीन सॉल्यूशन पिंक। ओके, कोई भी सॉल्यूशन अगर फेनैप्थलीन को पिंक में कन्वर्ट कर देता है तो क्या है, बेस है। क्या है वो, ध्यान रखिए, बेस है। बेस ही क्या, बेस में क्या होता है, फेनैप्थलीन पिंक क्या करेगा, पिंक में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि फेनैप्थलीन इज इंडिकेटर, पिंक हो जाएगा। और एसिड में कोई चेंजेस नहीं आएगा, नो चेंज। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो फेनैप्थलीन सॉल्यूशन जो होता है बेस के साथ में पिंक हो जाता है और एसिड के साथ में कुछ नहीं बदलता है। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन बी to A, the pink color disappear. Which of the following statement is true for the aqueous solution A and B? Solution A and B के लिए A तो हमको एकदम क्लियरली पता चला ये बेस है। ओके, अब देखिए अब क्या कह दिया है, कौन कौन सा हो सकता है। A is strongly basic and B is weak base। देखिए फिर से जब A ऐड किया गया ना, A ऐड किया गया है तो वो पिंक कलर डिसअपियर हुआ, यानी कि वो एसिडिक मीडियम में चला गया था। तो ऑप्शन बी, ये जो बी है आपको, बी कैनॉट बी बेस, ये बेस नहीं हो सकता। अगर बेस होता तो पिंक का पिंक रह जाता, वो थोड़ा सा उसके फिर डिसअपियर हो गया, पिंक कलर चला गया। ए इज स्ट्रांगली एसिडिक, हो ही नहीं सकता है। ये तो अब हमने देखा बेस है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हुआ। ओके, ए हैज ए पीएच ग्रेटर देन 7, हाँ ये तो सही है। एंड बी हैज ए पीएच लेस देन 7, सो ए आपका हो सकता है। और डी भी पढ़ लीजिए, उसके बाद हम कंक्लूजन में आते हैं। ए हैज ए पीएच लेस देन 7, ए का पीएच लेस देन 7 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए जो है हमारा क्या है, बेसिक है। तो बेसिक का पीएच मोर देन 7 होता है, ये कट दिया, बच गया कौन सा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो फिर दूसरा वाला क्वेश्चन जाते हैं, 5 नंबर वाला। When 50 gram of lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate solution, after a few hours the solution become colorless. This is an example of, okay, अब आइए यहाँ पे मैं आपको इक्वेशन के साथ में बताता हूँ। आपके पास क्या था, लेड पाउडर था, दिख रही है यहाँ पे आपको इक्वेशन, देखिए ये वाला जो है, ये देखिए लेड जो था, लेड के साथ में कौन ऐड हुआ, कॉपर सल्फेट ऐड हुआ। थोड़ा देर में क्या हुआ, कॉपर सल्फेट कलर फेड अप हुआ, तो यानी कि क्या किया, लेड ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। ओके, लेड ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया, लेड सल्फेट फॉर्म किया और कॉपर को डिस्प्लेस करके भेज दिया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, याद रखिए, डिस्प्लेस कर दिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को है 6 नंबर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट x, y एंड z आर। x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखिए, x का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये देखिए 2, 8 एंड 7। 2, 8 एंड 7 मतलब इसका एटॉमिक नंबर हो गया 17। 2, 8 एंड 7 एटॉमिक नंबर 17 किसका है, आप आंख बंद करके बता सकते हो, क्लोरीन। कम से कम आप तो कुछ एलिमेंट का नाम तो याद होगा ना आपको, कम से कम 36 एलिमेंट, क्योंकि आप 10 क्लास में है, एटलीस्ट 36 एलिमेंट का नाम याद रखिए। तो 17 जो भी होगा, 17 क्लोरीन का है, इट इज ए नॉन मेटल। ओके, फिर y का 282 मतलब कितना हो जाएगा, 2, 10, 12 हो गया, तो ये 12 मतलब क्या होगा, y का 12 हो गया। 12 मतलब ये मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है, यानी कि ये मेटल है। ये क्या है, मेटल है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, ये नॉन मेटल है, ध्यान रखिए, पहला वाला नॉन मेटल। फिर जेड क्या दिया है, अब जेड को देखिए, मैंने क्या बताया, कम से कम 2 इंफॉर्मेशन आप निकाल लेंगे ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा क्या आंसर होगा। तो कितना है, 10 है। 2 और 8 एटॉमिक नंबर 10 किसका है, मेटल है कि नॉन मेटल, वो पता लगाना है आपको, मेटल है कि नॉन मेटल है। सो उसका एटॉमिक नंबर 10 नंबर में एटॉमिक नंबर आता है नियोन का, और नियोन क्या है, ग्रुप 18 एलिमेंट में आता है, नोबल गैसेस है, तो नॉन मेटल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन y एंड x आर नॉन मेटल्स, y तो अभी हमने देखा मेटल है, तो ये भी हमारा कैंसिल। ठीक है, दूसरा x इज ए नॉन मेटल्स एंड y इज ए मेटल, यस ये तो सही बताया। ओके, x हमारा क्या था, क्लोरीन का था और नॉन मेटल था, और y हमारा क्या था, मैग्नीशियम का था और मेटल था। ठीक है, y इज ए नॉन मेटल, y नॉन मेटल हो ही नहीं सकता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखिए इसमें सबका कंफ्यूजन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में आपको हमेशा मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती करने वाले हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला गया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, बर्निंग ऑफ कैंडल इज सॉरी, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होगा और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगा। बर्निंग ऑफ कैंडल एक्सोथर्मिक है,
हीट रिलीज होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा कुकिंग ऑफ फूड। अब देखिए आंसर तो ये है हमारा, मैं ऑप्शन बताने से पहले, लेकिन बहुत लोग क्या करेंगे, रिएक्शन ऑफ सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल मैटर जो है इसमें आप लोग एंडोथर्मिक बहुत लोग करेंगे, जो जानते हैं वो नहीं करेंगे, जो नहीं जानते हैं उसको ऑप्शन क्या करेगा, सी करके वो लोग छोड़ देंगे। सी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इसमें आपको कुकिंग होता है ना, कुकिंग से क्या होता है, फ्यूल का जो एनर्जी होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। फूड क्या करता है, फ्यूल का जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और कुछ भी एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, फूड एनर्जी रिलीज नहीं करता है, बस एब्जॉर्ब करता है। कहां से, फ्यूल से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे 8 नंबर में। 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP is produced along with the formation of other product in this reaction. Which of the following event is associated with the production of? देखिए एक चीज है यहाँ पे, बस आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम ATP बोला गया है। मैक्सिमम ATP किस में प्रोडक्शन होता है, इथानॉल इन यीस्ट, लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि एक बाय प्रोडक्ट ये दिखा रहा है, अगर इथानॉल प्रोडक्शन होता है तो ATP ज्यादा प्रोडक्शन होगा या कम प्रोडक्शन होगा। लैक्टिक एसिड अगर प्रोडक्शन होता है तो वहां पे भी ATP जो प्रोडक्शन होता है ज्यादा होगा या कम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट, उस समय भी ATP रिलीज होगा, ज्यादा होगा या कम। कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल, तो देखिए ATP मैक्सिमम का प्रोडक्शन होगा जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, ग्लूकोज जब ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 प्लस वाटर प्लस जब एनर्जी होता है, CO2 प्लस वाटर, H2O प्लस एनर्जी, H2O यहाँ पे मैं आराम से लिखता हूँ। उसके बाद क्या प्रोडक्शन होगा, ATP। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन होगा, उस समय सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो ऑप्शन डी हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल अलोंग विद द वाटर, ये मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन हो जाएगा। फिर 9 नंबर वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो आपको इसको समझाने के लिए मैं एक थोड़ा सा हार्ड बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि सही नहीं है, फिर भी मैं बना रहा हूं इस प्रकार से। ठीक है, इस तरह से मैंने 4 पार्ट कर दिया। इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम है। ये क्या है, राइट एट्रियम, इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम। ठीक है, कौन सा, ये वाला ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ये इधर वाला पार्ट। ओके, ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इधर वाला क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ओके, सो यहां से जब ब्लड निकलता है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो कौन सा क्वेश्चन रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम कहां पे है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा लेफ्ट एट्रियम, तो ये तो नहीं होगा, बॉडी पार्ट में नहीं जाएगा। तो आपको देखिए ध्यान रखिए, कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ऑप्शन हमको मिल ही गया। यहां से ब्लड निकलेगा तो पूरा बॉडी पार्ट में चला जाएगा, यहाँ कंट्रैक्शन होता है तो बॉडी पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, Which of the following adaptations in herbivores help in the digestion of cellulose? डाइजेशन, सेलुलोज का डाइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना इजीली नहीं होता है, क्योंकि वहां पे उसको डाइजेस्ट करने के लिए सेलुलेज एंजाइम चाहिए होता है। सेलुलेज एंजाइम होने के साथ साथ और क्या चाहिए, किस कौन सा एडेप्टेशन है, तो इसमें क्या है ना, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डायरेक्टली हम ऑप्शन पे चले गए, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन होने के कारण ही क्या होता है, सेलुलोज जो है आराम से डाइजेस्ट हो जाता है हार्बीवोर में। सो इसलिए उसका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया है। आप वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ तक आपने अगर वीडियो देखा है तो बिल्कुल भी एक कमेंट जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, और आपको कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आती है या फिर दिक्कत होती है, आप कमेंट में जरूर लिखिए। आपको मैं जरूर हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।